पैटर्न पर अपना ये मॉडल पेपर है। देखिए सबसे पहले अपन राजस्थान संस्कृति एवं राजस्थान इतिहास के 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न, देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में आपके कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ यानी कि लकड़ी का एकमात्र तोरण होता है? बताइए किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों मामादेव जी की। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मामादेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो है शालोदड़ा सीकर में इनका मुख्य मंदिर है। और मामादेव जी की मूर्तियां पत्थर की नहीं होती बल्कि लकड़ी की एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसने की? किसने की? तो दोस्तों ये की थी आचार्य भिक्षु ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य भिक्षु ने। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है तो वो है दोस्तों घूमर घूमरा नृत्य। घूमर घूमरा नृत्य ये मृत्यु के अवसर पर आयोजित होता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, मेमंद शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो दोस्तों मेमंद आभूषण का पहना जाता है तो ये सिर का आभूषण है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? तो दोस्तों ये आदिवासी वर्ग की महिलाओं में ये लोकप्रिय ओढ़नी है ताराबाद की ओढ़नी। तो यहाँ पर इसमें आदिवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का जो मेला है वो दोस्तों कहां पर आयोजित होता है? तो दोस्तों ये हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये केलवाड़ा 12 में आयोजित होता है दोस्तों ये मेला। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? बताइए राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए बरतरी मेला, दोस्तों बरतरी मेला ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है, बिल्कुल सही है। भोजन थाली मेला भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये भोजन थाली मेला है ये कामाडीग में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को ये लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्थी दे रखी है जो कि इसमें गलत दे रखा है, अष्टमी आएगा। अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर में मेला है ये माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि इसमें चारों सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, 1572-73 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह, यानी कि बीकानेर के राय सिंह को दोस्तों जोधपुर है वो सुपुर्द किया था 1572-73 ईस्वी में। ठीक है, और ये राव कल्याणमल के पुत्र थे दोस्तों ये राय सिंह। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी? बताइए, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आवाज उठाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा ये आवाज जो है वो उठाई गई थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, देबारी समझौता कब व किस स्थान पर हुआ था? देबारी समझौता दोस्तों 1708 ईस्वी में उदयपुर में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ शासक अजीत सिंह तथा जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1708 ईस्वी में उदयपुर में हुआ था ये देबारी समझौता, ए नंबर ऑप्शन सही।
12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैसलमेर राज्य में एक स्वतंत्र राजकीय टकसाल की स्थापना की थी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें, वो है अक्खे सिंह। कौन? अक्खे सिंह। अक्खे सिंह, ख के ऊपर डबल मात्रा लगा लेना दोस्तों, ठीक है। महारावल अक्खे सिंह ने करवाया था दोस्तों एक स्वतंत्र टकसाल का निर्माण जैसलमेर राज्य में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास है वो कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, बरौर सभ्यता किस जिले में अवस्थित है? बरौर सभ्यता कौन से जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये श्री गंगानगर जिले में अवस्थित है दोस्तों ये बरौर सभ्यता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बरौर सभ्यता कहाँ है, तो ये श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? देखिए सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है। ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में नहीं करवाया था, ठीक है। जयपुर, बनारस, एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, जयपुर, बनारस, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, यहाँ पे आगरा में नहीं करवाया था। तो सी नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है हुमायूं का मकबरा के संदर्भ में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए सही है पूछा है, यानी कि कौन सा कथन है वो सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने को क्या करना है, कूट भाषा में उत्तर देना है। क्या करना है? कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए इस इमारत का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये 1570 में तो बिल्कुल सही है। 1570 में दोस्तों हुमायूं के मकबरे का निर्माण है वो किया गया था, लेकिन अकबर के द्वारा नहीं। दोस्तों यह जो इमारत है वो अकबर की माँ और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम की देन है दोस्तों ये, ठीक है। और इसकी डिजाइन फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार की थी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये दूसरा कथन सही है। तीसरा देखिए, इसी इमारत की डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण किया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। पहला कथन इसमें गलत है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 2 व 3 सही है। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड देखिए यहाँ पे दोस्तों, एक तरफ है वो शहर या क्षेत्र दे रखे हैं, यानी कि वहां पर क्रांति का नेतृत्व है वो किसने किया था वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दिल्ली में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था बताइए? तो दोस्तों वो किया था बेगम हजरत, नहीं 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 नहीं, देखिए इसमें दिल्ली के अंदर देखिए झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और टाटा टोपे, यानी कि 4 हो जाएगा इसमें। और कानपुर में दोस्तों नाना साहब और टाटा टोपे ने क्रांति का नेतृत्व किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, और दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों सारे के सारे क्या है, सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 इसमें सही सुमेलित है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें दे रखी है, और सूची सेकंड में लेखक दे रखा है।
देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है कौन है, तो वो है दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। और कॉमनवेल्थ जो पत्र पत्रिकाएं हैं दोस्तों, इसके लेखक है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इंडियन मिरर पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 है 3 4, 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग्रेज सरकार ने बंग भंग को रद्द करने की घोषणा कब की? अंग्रेज सरकार ने बंग भंग को रद्द करने की घोषणा कब की? राइट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 12 दिसंबर 1911 को। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? दोस्तों पूना समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 को। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया? किसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केरल में चलाया था दोस्तों ये आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, तिब्बती भाषा में लिखी गई पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास के लेखक कौन है? तिब्बती भाषा में लिखी गई पुस्तक है भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास है के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है इसमें तिब्बती बौद्ध लामा तारानाथ ने। लामा तारानाथ ने 1608 ईस्वी में तिब्बती भाषा में भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया था? तो बताइए किस राजा ने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है यशोवर्मन ने करवाया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यशोवर्मन ने। नेक्स्ट अब देखिए अपन भाग 2 के अंदर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 2 में। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है दोस्तों, जिसमें 6.70 लाख जनसंख्या है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई राजस्थान के किस गांव में स्थापित है? अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई राजस्थान के किस गांव में स्थापित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कवई बारा में। कहाँ पर है? कवई बारा में थर्मल पावर परियोजना अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे SH1। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा SH1 430 किलोमीटर, सॉरी 403 किलोमीटर है। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग है SH1, 403 किलोमीटर हनुमानगढ़ से रामगढ़ जैसलमेर तक। और दूसरा सबसे लंबा है वो है SH07, वो है 389 किलोमीटर, जो किशनगढ़ परबतसर कुचामन रतनगढ़ और हनुमानगढ़ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ सीसा व जस्ता खनन क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा बिल्कुल सही है दोस्तों। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है वो सीसा जस्ता खनन क्षेत्र है। भीलवाड़ा में रामपुरा अंगुचा है, ये भी सीसा जस्ता खनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और राजसमंद में राजपुरा दरीबा है, ये भी सीसा जस्ता खनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। बीकानेर में जामसर दे रखा है दोस्तों, ये जामसर यहाँ पर गलत दे रखा है।
क्यों गलत दे रखा है? क्योंकि दोस्तों जामसर में जिप्सम खनिज का उत्पादन होता है, सीसा दस्ता का नहीं होता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पठार है और सूची सेकंड में संबंधित नदी तंत्र है। दोस्तों सूची फर्स्ट में पठार है और सूची सेकंड में संबंधित नदी तंत्र है। देखिए तेलंगाना का पठार, बताइए तेलंगाना के पठार में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों वो है वर्धा नदी, ठीक है। और कर्नाटक का पठार में तो दोस्तों वो है कावेरी नदी, और मालवा के पठार में दोस्तों वो है बेतवा नदी, और छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 यानी कि अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही 2143। 30 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मिट्टी की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन है। भारतीय मिट्टी की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर सत्य कथन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए इसमें भारत की मिट्टियां सामान्यतः नवीन है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः नवीन गलत है। भारतीय मिट्टियों में चूना व पोटास की कमी पाई जाती है, ये भी गलत है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत की मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, चूना और पोटास की कमी नहीं पाई जाती। भारत में बंजर भूमि का विस्तार सर्वाधिक राजस्थान उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। उच्च तापमान के कारण भारत में मृदा निर्माण की गति तीव्र है, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय प्रयास का संबंध ओजोन संरक्षण से नहीं है? निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय प्रयास का संबंध ओजोन संरक्षण से नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है दोस्तों देखिए वियन कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1987, किगाली कन्वेंशन 2016। तो ये तीनों है, इनका संबंध तो दोस्तों ओजोन संरक्षण से है, लेकिन यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल है वो गलत दे रखा है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये कार्बन उत्सर्जन की कमी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? कुट भाषा में क्या करना है अपने को? उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ये तीनों क्या है? तो ये गैर परंपरागत स्रोत हैं, परमाणु ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 3 4। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नेहाटी एवं जगत दल औद्योगिक केंद्र स्थित है? भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें नेहाटी एवं जगत दल औद्योगिक केंद्र स्थित है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो वो है दोस्तों पेटागोनियन मरुस्थल। पेटागोनियन मरुस्थल है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न है, हुवर बांध स्थित है। हुवर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हुवर बांध। हुवर बांध है ये कोलोरेडो नदी पर है। ये कहाँ पर है? कोलोरेडो नदी पर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? रुद्रप्रयाग दोस्तों ये जो रुद्रप्रयाग है ये किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों गेहूं। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं की किस्म है।
38 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में एल्यूमिनियम कंपनी है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। सूची फर्स्ट में एल्यूमिनियम कंपनी है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। यहाँ पर देखिए बाल्को बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी दोस्तों, यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको बोलते हैं बाल्को, ठीक है। ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और हिंडाल्को दोस्तों, ये हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को, ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है ये। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है ये हीराकुंड ओडिशा में है ये। और नालको है ये दोस्तों कोरापुट में है। नालको कहां पर है? कोरापुट ओडिशा में है। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो इसमें 2 4 1 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है तो किससे संबंधित है ये ग्रीन मफलर? तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। यहाँ पर देखिए कुशाली दर्रा दोस्तों, कुशाली दर्रा है ये कहां पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सिरावास चोटी है वो कहां पर है? तो दोस्तों सिरावास चोटी अलवर में है, बिल्कुल सही है। सुरागढ़ दर्रा है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ है वो इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों सुरागढ़ दर्रा है ये अजमेर में स्थित है। ये अजमेर को भीलवाड़ा से जोड़ता है दोस्तों। और कामली घाट है ये राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 41 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर में जरका और रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा रहने वाला क्षेत्र है वो कहलाता है। उदयपुर में जरका और रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है देशहरो। क्या कहलाता है? देशहरो। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, अमृतम जल संरक्षण अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? अमृतम जल संरक्षण अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? तो ये चलाया जाता है दोस्तों राजस्थान पत्रिका के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान पत्रिका के द्वारा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों न्यूनतम आर्द्रता वाला और सबसे शुष्क स्थान फलोदी है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, फलोदी। नेक्स्ट आगे देखिए भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न है, जयपुर के किस क्षेत्र में इको टूरिज्म पार्क विकसित किया गया है? इको टूरिज्म पार्क विकसित किया गया है तो दोस्तों ये विकसित किया गया है झालाना में, झालाना जयपुर में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है फूलसागर झील, सिलीसेट झील को। किसको? सिलीसेट झील को नंदन कानन कहा जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, अहमदाबाद गांधीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष किन जिलों में पाया जाता है? आदिवासियों के हरे सोने के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा सिरोही में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 3 के अंदर दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 30 नंबर का पाठ है दोस्तों ये। देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, बताइए वालरा कृषि का एक प्रकार कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
वालरा कृषि किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों। ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ये भीलवाड़ा में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा में, गुलापुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, नौनेरा यानी कि नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? बताइए कौन सी नदी पर चल रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये काली सिंध नदी पर झालावाड़ जिले में ये निर्माणाधीन है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कुरी क्या है? कुरी, कुरी क्या है, किसको बोलते हैं कुरी? तो दोस्तों नाम तो सुना ही होगा कि अकाल। ठीक है, राजस्थान में हर 3 वर्षों में हल्का या अर्धकाल आता है, उसको कुरी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 साल के अंतराल पर अर्धकाल को कुरी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम कब बदला गया? तो दोस्तों बताइए कब बदला गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम? तो दोस्तों 2 नवंबर 1984 को, 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम है वो बदला गया था। यानी कि पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो रखा गया। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो ये स्थित है दोस्तों कहां पर, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ये ब्यावर में स्थित है दोस्तों। कहां पर? ब्यावर में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो दोस्तों ये श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में और महालक्ष्मी मिल्स है लिमिटेड, ये ब्यावर में स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल इंडस्ट्रीज तो हो जाएगा इसमें कोटा और महालक्ष्मी मिल्स हो जाएगा ब्यावर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कुल निर्यात में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो बताइए कौन से क्षेत्र का है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों इंजीनियरिंग सामग्री का, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुनावती कला कहाँ प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है? तो दोस्तों ये बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों ये मुनावती कला। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुख है 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है? सभी को पता होगा दोस्तों, वो है सहरिया जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही, सहरिया जनजाति। आगे देखिए, राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर देखिए, मीणा के बाद भील जनजाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भील, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किसका एक प्रमुख भाग है? इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किसका एक प्रमुख भाग है? तो ये प्रमुख भाग है दोस्तों किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये भाग है दोस्तों रिको और राज्य सरकार का, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रिको और राजस्थान सरकार का। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधनों की समीक्षा कौन करता है? कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है राज्य वित्त आयोग, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का लेखा जोखा कौन करता है? ग्राम पंचायतों का लेखा जोखा कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लेखा जोखा है वो दोस्तों ग्राम सेवक करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर ग्राम सेवक। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या? तो वो है ओडीएफ स्थिति बनाए रखना और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त, ठीक है, की स्थिति बनाए रखना और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत कितनी जल संचयन संरचनाओं की योजना है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत कितनी जल संचयन संरचनाओं की योजना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, 5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 65 नंबर का प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें वित्त मंत्रालय। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण में दोस्तों मीणा जाति का उल्लेख है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? निम्न दस्तकारों के लिए किसे टेराकोटा ऑफ मोलिला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें मोहनलाल कुमार को। मोहनलाल कुमार को दोस्तों ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितना वार्षिक कृषि उत्पादन बढ़ेगा? तो दोस्तों वो है 9.5 लाख टन वार्षिक कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है दोस्तों, यानी कि उम्मीद है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 9.5 लाख टन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 69 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? स्पाइस पार्क, तो दोस्तों स्पाइस पार्क है वो कहां पर है? तो ये कोटा में है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले गन्ने के मुख्य उत्पादक है? बताइए कौन से जिले गन्ने के मुख्य उत्पादक हैं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे और दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, बूंदी, उदयपुर, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, ये सभी जिले हैं, ये गन्ने के मुख्य उत्पादक हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कूट भाषा में उत्तर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी 1 2 3 4, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नरमा किसकी एक किस्म है? तो दोस्तों नरमा है ये कपास की क्या है? कपास की किस्म है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है? सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र है। ये दोस्तों ये सरसों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से जिले आते हैं दक्षिणी क्षेत्र में? जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पर दोस्तों सरसों बहुत कम होती है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 4 के अंदर दोस्तों कंप्यूटर के 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। कंप्यूटर के 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, बताइए भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है तो वो कौन सा है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए, परम क्रय शक्ति अग्नि, परम क्रय शक्ति अग्नि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इसका परम क्रय शक्ति अग्नि प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर, प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों वो है इसमें
शक्ति। कौन सा है? शक्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किसमें होता है? कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किसमें होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका प्रयोग दोस्तों मॉनिटर में होता है। किसमें? मॉनिटर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, WPROM का पूरा नाम है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 1 और 2 इसमें दोनों सही है। 77 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें फाइल मैनेजमेंट, दोस्तों फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, दोस्तों ये सभी है, ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य में शामिल है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है? MS वर्ड के लिए ग्राफिक सॉल्यूशन है तो वो क्या है? तो वो है क्लिपआर्ट। क्या है? क्लिपआर्ट। सी नंबर का ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न है, MS एक्सेल में ब्रेप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। ब्रेप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें बताइए, ब्रेप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है एक सेल के डेटा को उसी सेल में दिखाने के लिए। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट में नहीं होता? बताइए कौन सा व्यू MS पावर पॉइंट में नहीं होता? तो दोस्तों वो है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू ये नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों देखिए अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान से संबंधित दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है? विचार करना है। अपने को यहाँ पर दोस्तों ये बताना है कि एक तरफ इसरो का केंद्र है, एक तरफ है दोस्तों यहाँ पे इसरो का केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। तो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है, इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि SAC कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अहमदाबाद में है, बिल्कुल सही है। द्रव नौदन प्रणाली केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु में है, ये भी बिल्कुल सही है। डाउन रेंज स्टेशन हासन ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। डाउन रेंज स्टेशन हासन ये इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हैदराबाद ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पर है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 1 और 2 क्या है? सही है। 1 और 2 क्या है इसमें? सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है, तो ये किससे बनी हुई होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेप्टिडोग्लाइकेन। दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है दोस्तों ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को
पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है, बिल्कुल सही है। रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से पीएसएलवी रॉकेट के संदर्भ में सही कथन है। पीएसएलवी रॉकेट के संदर्भ में सही कथन है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसमें देखिए, पीएसएलवी इसका पूरा नाम है दोस्तों पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कौन सा कथन सही है? यह भारत का महत्वपूर्ण प्रक्षेपण यान है, ये इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये तो है ही, इसके अलावा यह 4 चरण का रॉकेट है। तो दोस्तों 4 चरण का क्या है? रॉकेट है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है इसमें। तो इसका उपयोग ध्रुवीय उपग्रहों को तुल्यकालिक कक्षाओं में स्थापित करने के लिए होता है, तो दोस्तों ये भी इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण दोस्तों उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बताइए कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का वाष्पन है, वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 87 नंबर का प्रश्न है, धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता है वो कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों तन्यता कहलाती है, तन्यता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। परावर्तन के लिए सही है, बताइए परावर्तन के लिए सही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, इन्हें सभी के लिए दोस्तों परावर्तन सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित 8 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नीति आयोग का सलाहकार है राजीव ठाकुर। कौन है? राजीव ठाकुर, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 90 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी के सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि किस खिलाड़ी को सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सचिन तेंदुलकर को, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बताइए दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो सत्य कथन है, देखिए यह योजना 2024 में शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह योजना है 2024 में शुरू की गई। राज्य सरकार योजना के तहत योग्य लड़कियों को उनके विवाह के समय 31,000 से 41,000 रुपए की सहायता प्रदान करती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आवेदक विवाह के 1 वर्ष तक योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बताइए वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों 11 पदक जीते, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, ये नागौर है, ठीक है। नागौर मेले के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों नागौर मेले के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। यह मेला 3 से 6 फरवरी 2025 को नागौर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। इस मेले को रामदेव जी पशु मेला भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन नागौर द्वारा किया गया था, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व महिला सशक्तिकरण के लिए जयपुर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों जयपुर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसमें सक्षम जयपुर अभियान, सक्षम जयपुर अभियान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा महोत्सव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों भीलवाड़ा महोत्सव 2025 का आगाज 7 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा से किया गया, बिल्कुल सही बात है। इस महोत्सव की थीम अटूट धागे संस्कृति रखी गई थी, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता किसने? भारत ने जीता। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर तो इसमें हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए रूप के 97 नंबर प्रश्न है, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ये नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से नौका शब्द का पर्यायवाची है, नौका शब्द का पर्यायवाची है तो दोस्तों क्या है? तो वो है तरणी। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों धरती का पर्यायवाची है वो इसमें निशीथ नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निशीथ ये रात्रि का पर्यायवाची है। आगे देखिए रेवती, रमन, मरसली, हलदर आदि शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये बलराम के पर्यायवाची है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बलराम के पर्यायवाची है। 101 नंबर का प्रश्न है, तड़ित शब्द किसका पर्यायवाची है? तड़ित शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिजली का पर्यायवाची है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बिजली। नेक्स्ट है उपसर्ग शब्द का विलोम है, उपसर्ग शब्द का विलोम क्या है? तो वो है परसर्ग। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर परसर्ग। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें उपचय का अपचय होता है, आरवी भाव का तिरोभाव होता है, अंतर्भाव का बहिर्भाव होता है, सजल का अजल, सजल का दोस्तों निर्जल होता है। क्या होता है? निर्जल। ये इसमें गलत दे रखा है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मिथ्या का विलोम है दोस्तों, मिथ्या का विलोम है वो क्या है? सत्य। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर सत्य। 105 नंबर प्रश्न है आंसू कवि शब्द के लिए वाक्यांश होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें आंसू कवि शब्द के लिए वाक्यांश होगा। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है आंसू कवि। आंसू कवि बोलते हैं दोस्तों वह जो शीघ्र कविता कर देते हो, वह जो शीघ्र कविता कर देता हो उसको बोलते हैं आंसू कवि। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सूर्योदय शब्द का निम्न में से सही संधि विच्छेद होगा। तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए अन्वीक्षा पद में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम है। तो दोस्तों इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, अनु प्लस शिक्षा, तो इसमें अनु उपसर्ग है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है आदित्य शब्द में प्रत्यय है। आदित्य शब्द में प्रत्यय है तो वो कौन सा है? तो वो है अदिति प्लस ये, तो इसमें यह प्रत्यय है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन का समानार्थक है। बताइए जुरिडिक्शन का समानार्थक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिकारिता। क्या है? अधिकारिता। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य दही खट्टी है, दही खट्टी है, तो दही खट्टा है, खट्टी नहीं है, खट्टा है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये गलत है। आगे देखिए निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग से बना शब्द है, हिंदी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए परहित, पर प्लस हित, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 112 नंबर प्रश्न है ऐश्वर्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है।
तो दोस्तों ऐश्वर्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है, तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर मूल शब्द है वो कौन सा है? तो वो है ईश्वर मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। ईश्वर मूल शब्द और यह प्रत्यय। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है, महसूल शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइए, महसूल शब्द किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है कर। कर का पर्यायवाची है दोस्तों ये, ठीक है। वो जो शुल्क होता है ना, कर, उसको बोलते हैं महसूल। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से इला ये सॉरी ईहा शब्द का उचित विलोम है। ईहा शब्द का उचित विलोम है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों अनीहा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनीहा। आगे देखिए, कव्य शयन शब्दों में संधि है। कव्य शयन शब्दों में संधि है तो दोस्तों कव्य प्लस ए अयादि स्वर संधि और शयन में से प्लस अन, ठीक है, इसमें भी आया थी संधि। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास भूत बलि, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर संबंध नहीं तो संप्रदान के लिए आ जाएगा दोस्तों, भूत के लिए बलि, ठीक है। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 117 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है? ई प्रत्यय से निर्मित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें सूती, पढ़ाई और राजस्थानी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनीय। दोस्तों यहाँ पर इसमें देखिए, पता तो चल गया होगा आपको, यहाँ पे अन्य प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अन्य प्रत्यय तो दर्शनीय, रमणीय, दर्शनीय, रमणीय, पाणनीय, माननीय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दर्शन प्लस अन्य, रमन और ये पाणिनि, पाणिनि प्लस ये। दोस्तों इसमें राइट आंसर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न, भारतीय में युक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों भारतीय में कौन सा प्रत्यय है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय में भारत प्लस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नृत्य के अंदर दोस्तों निरुपसर्ग नहीं लगा हुआ, बाकी तीनों के अंदर निरुपसर्ग है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 8 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित दोस्तों 16 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ये 20 अंक का पाठ है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, चेंज टू इंट्रोगेटिव, चेंज टू इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसका इंट्रोगेटिव बनेगा दोस्तों, बताइए कौन सा? तो ये बनेगा, देखिए सेंटेंस देखिए पहले, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फ्रॉम। दोस्तों देखिए, द मूवी वाज थ्रिलिंग, द मूवी वाज थ्रिलिंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हाट ए थ्रिलिंग मूवी इट वाज। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, हार्ड वर्क इन सक्सेस, हार्ड वर्क इन सक्सेस। तो दोस्तों बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रिजल्ट्स, क्या जाएगा इसमें? रिजल्ट्स आएगा, हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस। ये एक दोस्तों वाक्य है ये पूरा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कॉन्वे, ऑथर वांट्स टू कॉन्वे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क है। इसमें देखिए परसिवरेंस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस टू गेट सक्सेस गेट रीड ऑफ ऑल ऑब्स्टेक्ल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ये सभी के सभी सत्य है। आगे देखिए यहाँ पर खालिस्तान भरना है। सिंस साइंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों साइंस अस मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए गेव आएगा। इसमें क्या जाएगा, गेव। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेव। ठीक है, गेव एस मैनी लाइफ। आगे देखिए 126 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 खाली स्थान भरने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 गर्ल्स यू यस्टरडे टू यू। बताइए कौन सा ऑप्शन में आएगा इसमें। तो इसमें आएगा द टू गर्ल्स whom you met yesterday have come to you to meet you। ये आएगा इसमें। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा द whom met have come और meet। ठीक है, ये आएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इसमें देखिए 2 खाली स्थान भरने हैं। He does not have money to buy a new machine. He in NC6। बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या आएगा। इसमें आएगा एनी मनी और सो ही इज एनजीएसएस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर एनी और सो आएगा। इसके अंदर भी 2 खाली स्थान भरने। इसमें देखिए वी वर कंप्लीटली टेकन बाय द स्टेट एजेंट हु आउट टू बी ए क्रुक। बताइए अब इसके अंदर क्या आएगा। इसके अंदर भी दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अंदर आएगा देखिए इन टर्न्ड आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए टेकन इन बाई स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी ए क्रुक। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेल से अगेन यू स्टोल हरीज बुक। तो दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए आई सेल से अगेन दैट यू स्टोल हरीज बुक। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 130 नंबर का प्रश्न है। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। दोस्तों अपने को इसमें एक्टिव वॉइस बताना है। तो दोस्तों देखिए सेंटेंस देखिए द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक्टिव का अपने को क्या यानी कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द टीचर हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 131 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोवोकेशन। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड ऑफ प्रोवोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा।
वो है दोस्तों प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोवोक करना, यानी कि उकसाना। ठीक है। और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? हो जाएगा पैसिफिकेशन, यानी कि दबाना। इसका मतलब तो होता है दबाना और इसका मतलब होता है उकसाना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 132 नंबर का प्रश्न है, अपने को बताना है कौन सा पार्ट में एरर है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन अलेक्जेंडर सो दैट हिज आर्मी वाज exhausted, he decided to uh, retreat back। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर रिट्रीट दे रखा है ना। ठीक है। इस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें रिट्रीट की जगह गोइंग बैक आएगा। ठीक है। यहाँ पर गोइंग बैक आएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन 4 सेंटेंस। दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें ग्रामर की दृष्टि से सही सेंटेंस इसमें ये हो जाएगा, देयर आर नॉट मेनी मैन हु आर सो फेमस दैट दे आर फ्रिक्वेंटली रेफर्ड टू बाय देयर इंटेल्स ओनली। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपने को बताना है कि कौन सी स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें एग्जाग्रेशन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर जी है वो डबल आएगा, इसमें जी है वो डबल रहेगा। तो यहाँ पर एक ही दे रखा है तो इसलिए गलत है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर देखिए, ही इज गोइंग ऑन ए ट्रैक विथ फ्रेंड्स इन जून। फ्रेंड्स विथ जून। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सम फ्रेंड्स आएगा इसमें। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए, सी हैज ए फाइन टेम्परामेंट दैट इट्स ए प्लेजर टू वर्क विथ हर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आएगा दोस्तों सच। क्या हो जाएगा? सच। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सच। दोस्तों भाग 9 के अंदर है वो अब अपन गणित से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 136 नंबर का प्रश्न है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। देखिए, यदि उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार से होने वाली आय 36,490 करोड़ रुपए हो तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है? तो सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है? तो दोस्तों उत्पाद शुल्क है वो 36,490 है। ठीक है। तो यहाँ पे 41% है वो इसमें दोस्तों कुल राजस्व, यानी कि 41% निकाल लीजिए इसका। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1% आ जाएगा 890। उत्पाद शुल्क तो सरकार द्वारा कुल राजस्व कितना है? तो कुल राजस्व यदि यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो प्रश्न है इसके अंदर एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। देखिए ये इसके दे पाई चार्ट दे रखा था, लेकिन पाई चार्ट है वो दोस्तों यहाँ पे आया नहीं है, इसकी वजह से इसको छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। ये देखिए निगम कर, ये भी डायग्राम था। ठीक है, डायग्राम इसमें आया नहीं है।
बाकी दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 138 से 2 प्रश्न छोड़ दीजिए, डायग्राम से संबंधित थे, डायग्राम इसमें सही से टाइप हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे 138 नंबर प्रश्न है, 140 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, ठीक है। 140 मशीनी पुर्जों की मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 100 मशीनी पुर्जों की दूसरी मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है? तो बताइए कितना है भाई? सीधा सा है, यहाँ पे 140 वाली के अंदर पुर्जे खराब है तो 140 इंटू दोस्तों 5/100, यानी कि 7 पुर्जे खराब है दोस्तों, ठीक है। और 100 वाले पुर्जे के अंदर 10% है तो सीधा सा हो जाएगा, इसका तो 10 ही हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 17। और मोटर कितनी हो गई दोस्तों? मशीनी पुर्जे कितने हो गए? 100 और 140 कितने होते हैं? 240। अब यहाँ पे दोस्तों 240 यानी कि 17/240 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 इंटू 100, सर 0 से 0 काट दिए तो कितना हो जाएगा? 170/24। 170 में 24 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7.08%। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक पासा फेंका जाता है तथा एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्के के चित्त आने तथा पासे पर अंक 6 आने की प्रतिक्रिया है। तो 6 आने की प्रतिक्रिया है तो यहाँ पर है दोस्तों इसकी अभिष्ट प्रायिकता है 1/2 और 1/6, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1/12। तो यहाँ पर यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न है, समान धारिता वाले 2 बर्तन है। पहले बर्तन में दूध का पानी से अनुपात 4:1 है और दूसरे बर्तन में 5:3 है। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताऊं, इसमें और इसमें दोनों बर्तन समान है तो ये तो अगर अपन 4 और 1 करेंगे, 4 + 1 करेंगे तो यहाँ पर तो 5 ही हो गए, ठीक है। और यहाँ पर कितने हो गए? 8 हो गए। तो बर्तन तो दोस्तों समान धारिता वाले हैं। तो यहाँ पर है, अब देखिए ये अब आपस में मैच कब खाएंगे? आपस में मैच दोस्तों ये कब खाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएंगे 20 और ये हो जाएंगे दोस्तों 5, ठीक है। 25 ये हो गया, ठीक है। इसको भी अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये 25 और 15 कितने? 40। और यानी कि उन्हें मिला दिया जाए आपस में, तो दोस्तों मिला दिया जाए तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात मिश्रण कर दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? 4 5 9 9 और इसका 4, ठीक है। तो 13 9 30। देखिए दोस्तों इसको शुरू से देख लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 4:1 दे रखा है, दूसरे में 5:3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे माना दूध दोस्तों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/8x, भाई अनुपातों का योग हो गया ना 8। और इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3/8x, ठीक है, लिख सकते हैं 3/8x। अब दोस्तों ये तो हो गया अपने दूसरे का, और पहले का हो जाएगा दोस्तों 4/5x और 1/5x, ठीक है। अब दोस्तों इसको अपन सीधा सा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/5x प्लस 5/8x, ठीक है। अनुपात दोस्तों 1/5x प्लस 3/8x, ठीक है। बस अब अपने को क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5
5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 25 और 8 चौके 32। तो यहाँ पे 32x प्लस 25x अनुपात 5:15। तो दोस्तों यहाँ पे 15x प्लस 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, एक इंटू 8, तो 8 इंटू 5 भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 40x हो जाएगा। ठीक है, 40x। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें अब अपन को क्या करना है, बस जोड़ना है इनको। 32 और 25 कितने होते हैं, 32 और 25 होते हैं दोस्तों 57, और 40 और 15 कितने होते हैं 55। तो यहाँ पे 57 अनुपात 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 5% चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई देखिए 441 प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मूलधन 2 वर्ष के बाद 5% चक्रवर्ती ब्याज सीधा सा 400 रुपए हो जाएंगे। आप 400 रुपए रख के देख लीजिए। ठीक है, 400 इंटू 105/100 कर लीजिए, इंटू 105/100 कर लीजिए, बस इसको काट लीजिए आप 2 जीरो से। दोस्तों ये 2 जीरो कट गए, इनको ये 20 से कट गया, ये 21 बार कट गया 5 से। ठीक है, ऐसे काट लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा आ जाएगा अपना 441 आ जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गीतेश ने 4 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की 5% दर पर कुछ लोन लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 431.01 रुपए था तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई चक्रवर्ती ब्याज के लिए लिया था, अब 4 वर्ष के लिए 5% चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए यहाँ पे सीधा सा मैं आपको बताऊं, भाई 100 रुपए भी अगर देखा जाए 5% का तो 2000 रुपए आएगा इसमें। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आप उठाइए 2000। ठीक है, 2000 का आप क्या कर लीजिए, 2000 वही मैंने अभी बताया 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 ऐसे करोगे तो दोस्तों वही अपना 431.101 रुपए है वो ब्याज आ जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 6440 रुपए की धनराशि को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा। भाई पहला भाग है वो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 1/2। भाई अनुपातों का योग कितना हो गया, सॉरी इसका एलसीएम कितना आ गया, तो इसका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, कितना आ गया 12। अब 12 में 12 के अंदर इनका देखिए 12 में अब आप भाग दे लीजिए, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया 6 बार गया। ठीक है, 3 का भाग कितनी बार गया, तो 3 का भाग 4 बार गया, 4 दूनी 8। तो ये हो गया दोस्तों 8, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे 4 का कितनी बार गया 3 बार, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9। तो ये अपना अनुपात आ गया 6, 8 और 9। ठीक है, अब अपने को दोस्तों अनुपातों का योग करना है तो कितना आ गया 6 और 8 और 9 कितना होता है, तो दोस्तों ये 23 होता है। तो यहाँ पर 6440 इंटू 6440 इंटू 6/23 तो कितना हो जाएगा 1680। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1680। 144 नंबर का प्रश्न है, मनोज ने एक साइकिल 500 रुपए में खरीदी और उसे 80 रुपए कम में बेच दी, तो बताइए साइकिल का विक्रय मूल्य तथा उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। भाई 520 रुपए में उससे बेची, सॉरी 420 रुपए में, 420 रुपए में बेची। ठीक है, और उसे हानि कितनी हुई, तो सीधा सा 80/500 इंटू 100 कर लीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 80 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 16 पंजे 80। तो 420 रुपए में बेची और 16% की हानि हुई। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, यानी कि 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 100/900 इंटू 100 कर लीजिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 100 में 9 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 11 सही 1/9। तो यहाँ पर इसमें 11 सही 1/9% होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 11 सही 1/9 कर लेना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये सही से टाइप नहीं हुआ, यहाँ पे 9 की जगह दोस्तों आप 11 कर लेना।
तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक गांव की जनसंख्या 6000 है, जिसमें से 2400 महिलाएं हैं, तो पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है? दोस्तों सीधा सा हो जाएगा भाई, 2400 महिलाएं हैं तो 3600 पुरुष हो जाएंगे, तो 3600 बटे 6000 इंटू 100 कर लीजिए। 2 जीरो से दोस्तों ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये कट गया, 3600 में सॉरी 360 में 6 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ए बी से 20% अधिक है तथा बी सी से 30% कम है। यदि ए का मान 210 है तो सी का मान कितना होगा? तो सी का मान है वो कितना होगा? ए का मान 210 है, तो दोस्तों यहाँ पर बी का मान है, ए का मान कितना है? 210 है। ए बी से 20% अधिक है, ठीक है, तो 20% अधिक है, तो दोस्तों सीधा सा है, अपन बी निकालेंगे, तो बी निकालेंगे तो दोस्तों 210 इंटू 100 बटे 120, भाई इसका 100% निकालेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा? 175, तो ये 175 आ गया। बी सी निकालेंगे, सी क्या है? बी सी से 30% कम है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 175 इंटू 100 बटे 70, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 250। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो है, क्या पूछा इसमें? सी का मान, तो सी का मान 250 है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न है, 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? मूलधन दोस्तों यहाँ पर दे रखा 3680, दर 4%, समय 2.5 साल, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों साधारण ब्याज की दर से, तो यहाँ पे 3680 इंटू 4 इंटू 2.5 बटे 100, बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों 368 रुपए आ जाएगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि अंत में कुल प्राप्त धन 4860 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा? भाई सीधा है, यहाँ पर कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन उठाओगे जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन उठा लिया 3000 मान लीजिए, ठीक है, तो 3000 का दोस्तों 20% कितना होता है? 600, तो ये तो 1200 रुपए ही हुआ 2 साल का, ज्यादा से ज्यादा अगर जोड़ोगे तो 1300-1400 रुपए हो जाएगा, लेकिन ये उत्तर गलत हो जाएगा, ये 4000 है वो जो दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर देखिए 3375 है वो ले रहा हूं मैं ऑप्शन में, तो आप दोस्तों 3375 इंटू 120 बटे 100 इंटू 120 बटे 100, बस यही कर लीजिए, आपका 4860 आ जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि x अनुपात y 3:1 है, y z 3:4 है, तो z का मान क्या होगा? x z का मान कितना होगा? भाई x y और ये z, ये 3:1 और ये है दोस्तों 3:4, बस 3 तिया 9, 3 3 तिया 3 और ये 4, 9:3:4, तो यहाँ पर x और z का पूछा है तो 9 और 4 हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 151 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 पर निवेश करते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार है तथा उनको कुल लाभ क्रमशः 14% और 13% प्राप्त होता है। शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि सी को कुल 65,700 रुपए प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए लाभ की कुल राशि क्या थी। भाई इसके अंदर दोस्तों अपने को क्या है, सबसे पहले इन तीनों का अनुपात है वो निकालना है, ठीक है, तो जैसे कि इन तीनों का आप अनुपात निकालोगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे सी को प्राप्त हुए हैं 65,700, ये सी का अनुपात आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसका डायरेक्ट उत्तर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कुल राशि थी वो थी दोस्तों 3,70,000, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 152 नंबर प्रश्न है, एक किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिनों बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए ए बराबर दोस्तों यहाँ पर 20 दिन, ठीक है,
ये बी बराबर दोस्तों यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 20 दिन और बी बराबर कितना हो जाएगा 15 दिन। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 60। तो ये यहाँ पर 60 में 20 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 3a, ये आ गया दोस्तों 4a। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपातों का योग कितना हो गया, 4 और 3 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 तो ये आ गया इसमें। अब देखिए ए प्लस बी इंटू टी प्लस ए प्लस 6 बराबर दोस्तों यहाँ पे 60। ठीक है जी। अब यहाँ पे दोस्तों 7 इंटू टी प्लस 3 इंटू 6 तो बराबर कितना हो गया 60। तो यहाँ पर 6 7 42, 42 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो सीधा सा हो जाएगा 72 इंटू 5/18 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे 20 इंटू 15 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। अब देखिए यहाँ पे 154 155 इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको 156 भी ये सही है। देखिए ये जो 4-5 प्रश्न है वो दोस्तों इससे संबंधित ही 3 प्रश्न है जिसे इसी डायग्राम से संबंधित है। जैसे कि स्कूल को एनजीओ और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि के बीच अंतर कितना है। तो जैसे कि दोस्तों एनजीओ इसमें 15% है। ठीक है, और आंतरिक स्रोतों से मिली निधि, आंतरिक स्रोतों से मिली निधि ये 5% है, ये आंतरिक स्रोत है। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें दे रखा है संपूर्ण निधि 500 लाख के बराबर है, 500 लाख के बराबर है। तो 500 का दोस्तों अपन 15% निकालेंगे तो दोस्तों इसका आ जाएगा 75 लाख और इसका आ जाएगा दोस्तों 25 लाख। ठीक है, तो 75 में से 25 गए तो बच्चे कितने 50 लाख। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। ये देखिए डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, ये बार बार देखने पड़ेंगे, तो इसलिए आप ये आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को। देखिए 157 नंबर का प्रश्न है, एक पैमाने की वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 5 मीटर 10 सेमी और 12 मीटर 90 सेमी के कपड़ों की लंबाई को पूर्णतः नाप सके। अभी आप ये देखिए 3 मीटर 5 मीटर, तो 3 मीटर का तो हो जाएगा दोस्तों 300, 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 510। ठीक है, और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1290। बस यहाँ पे इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 10 से गए तो ये 30 बार गया, ये 51 बार गया, ये 129 बार गया। फिर ये 3 से काटा तो दोस्तों ये 10, फिर ये 17 और ये दोस्तों 43, बस इतना ही कटेगा एक। तो यहाँ पर दोस्तों 10 इंटू 3 कितना होता है, इससे 30, इसका 30 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यदि 23 26 से y प्लस 4 और y प्लस 7 का औसत 30 है तो y का मान है वो कितना होगा। तो y का मान है वो कितना होगा भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ के दोस्तों 5 लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 बराबर दोस्तों ये संख्या लिखना है यहाँ पे 23 प्लस 26 प्लस y प्लस 4 प्लस y प्लस 7, ठीक है, बटे 5। बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने की जरूरत ही क्या है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 150 आ जाएंगे, बाकी इनको जोड़ दो 23 और 26 कितने होते हैं 49। ठीक है, 49 तो ये हो गए, और 7 और 4 कितने हो गए 11 प्लस 3y। बस यहाँ पे 3y बराबर 90 हो जाएंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक मजदूर 15 दिनों में 100 कमाता है, एक मजदूर 25 दिनों में 100 कमाता है, तो बताइए 60 दिनों में कितने कमाएगा।
25 दिनों में वो 100 कमाता है। सीधा सा है 25/100 समानुपात x अनुपात 60 भाई मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो 25 × 60 बटे 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 दिन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 160 नंबर का प्रश्न है, 21 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों, 56 नारंगी के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक किस्म के पेड़ हैं। उपयुक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है? भाई यहाँ पर है 21, 42 और 56, इसका एलसीएम मैसे पे निकाल लीजिए, एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो 21 है, 21 में 7 का भाग दिया 3, ठीक है, 42 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गए 6, और 56 में 7 का भाग दिया तो कितना आया 8, तो टोटल कितने हो गए 6 और 3 9, 9 और 8 17। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 17। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको दोस्तों कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।